ये इसी परिप्रेक्ष्य में है। और पूरा आज तक का मतलब फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड में जितने भी टॉपिक लगते हैं और उस बुक में है उससे बाहर जाता ही नहीं है। अगर ये तीन चीज क्लियर हो जाती है तैयारी के दौरान सिलेबस पढ़ते पढ़ते, तो आप मतलब जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट सही पढ़ लोगे। वो उसी के साथ होता है जो रियल में तैयारी करते हैं। सही। और अगर तैयारी नहीं करता है उसको पूछ लेना, उसके दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं आता। उसमें से जो इम्पोर्टेंट मेरे को आंकड़े लगे उनको मैंने एक पेज में लिख लिया। आएगा तो इसमें से बाकी मुझे पढ़ना ही नहीं। और सर यूं बताऊं कि उसमें से 3-4 प्रश्न आए थे, वो सारे के सारे मेरे उस पेज में से आ गए। कि अगर सब्जेक्ट तैयार है आपका अच्छे से और आप फर्स्ट पेपर को यूं ही ले रहे हो हवा में, तो फिर वो छोड़ देना। क्योंकि अभी लेटेस्ट ही मेरे पास उदाहरण है संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो अभी और इतना मतलब दबाव में प्रेशर में रहने लगा कि यार करूं तो क्या करूं, कॉल करता कि तू बता क्या करूं। क्योंकि तो मैंने रहता है कि मतलब रीड भी के लिए नहीं होता है, अब करूंगा क्या। हाँ, मतलब ये हो जाता कि सबसे छोटा पेपर ये है टीचर लाइन में, तो यही नहीं हुआ तो मैं क्या। तो फिर उसको मैंने बोला कि तू सेकंड ग्रेड की तैयारी कर। नॉर्मल पढ़ रखा है पहले। अब क्या 3 महीने में अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब अंतिम समय में टेस्ट देने चाहिए, या जिसने कोई ऐसे भी अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया, तो पता चलने लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है सर। खुद से तो ये भी पता चलने लग जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पेपर से पहले बिल्कुल लगने लग। हिंदी के लिए स्पेशल बताओ, क्योंकि हिंदी का मुझे इतना पता नहीं है, तो आप बताओ हिंदी में शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल बनाए जाते हैं हिंदी में शॉर्ट नोट्स, जो बहुत बड़ा है। तो मैंने इसको पूर्णतः छोड़ दिया। इसमें यह भी तो होता है कि हम पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। सर हिंदी का सिलेबस बड़ा नहीं है। हिंदी का सिलेबस सबसे आसान है, लेकिन यह कि मुश्किल हम बना देते हैं इसको। और मेरिट इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि ये सरल है। वास्तव में ऐसा होता है। आप जैसे इतना तैयार कर लो कि ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, आप क्वेश्चन देखते याद आना चाहिए, क्वेश्चन वहां से उठ रहा है, वहां से नाम है बुक का या क्या है। पिछली बार इसमें कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, आपने नाम तो ले लिया, ये बुक है कि कोई लेखक है, या आपने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और एजुकेशन संबंधी आपकी सपोर्ट से यूं ही ये सीरीज़ बरकरार रही। और आज हमारे साथ शख्सियत हैं श्री मुकेश जी गोदारा चौधरी, और आप हैं राजसी सर्विस स्कूल में पोस्टेड एज ए सेकेंड ग्रेड। और इन्होंने पहले थर्ड ग्रेड में हिंदी से सिलेक्शन लिया, और फिर सेकेंड ग्रेड में 85 रैंक से, और फिर संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकेंड ग्रेड से सिलेक्शन लिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और पहले भी आपका इस चैनल पे वीडियो आ चुका है, उसमें आपकी जर्नी और सेकेंड ग्रेड कैसे बने उस पर बनाए हुए हैं, और आपने काफ़ी सपोर्ट भी दिया है। और अब पेपर है सितंबर में सर, तो काफ़ी डिमांड्स आ रही है, कमेंट्स में आ रहा है कि अब 3 महीने अंत में कैसे पढ़े, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि पिछली तैयारी को धारा भी दी जाएगी, और पोर्ट्स भी कम है तो डीमोटिव भी होते हैं, और कैसे मैनेज करें, उसके साथ बुक लिस्ट क्या है, नोट्स कैसे बनाए, या आप कैसे पढ़े, और थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड के साथ मैनेज करके पढ़ सकते हैं क्या। इन सभी मुद्दों पे आज बहुत विस्तृत चर्चा होगी, तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। पहले तो हम यही कहेंगे कि अभी भर्तियां साथ में आ चुकी है, लेकिन पेपर में गैप बहुत है थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में। हाँ, हमारे टाइम तो इतना नहीं था। हमारा टाइम कितना था? लगभग था 2 मंथ थे मुश्किल से। उसमें भी संस्कृत विभाग का बीच में पेपर था, केवीएस का था। तो और अभी तो मतलब सितंबर में सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का पेपर है, जनवरी में डेट दे रखी है। तो मतलब एक साथ मैनेज कर सकते हैं हिंदी का स्पेशली? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के साथ साथ थर्ड ग्रेड निकल जाएगा, जैसा कि मेरा भी निकला था। मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, थर्ड ग्रेड की नहीं की, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक रैंक से निकल गया था थर्ड ग्रेड भी। और उसकी पोस्टिंग पहले देने से थर्ड ग्रेड ज्वाइन करना पड़ा, वो एक सीट खराब हो गई। फिर वैसे सीट तो खराब नहीं हुई, जैसे मेरी भी थर्ड ग्रेड थी। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी सेकंड ग्रेड में होते ही मैं जैसलमेर साइड चला गया, तो वहाँ पे 1 महीने में वो पोस्ट भर गई, एक्स सर्विसमैन आ गया थर्ड ग्रेड से। अच्छा, आपने पता किया नहीं होगा, लेकिन वो सीट खराब नहीं हुई, वेटिंग हो गया, सिलेक्शन हाथों आती जल्दी तो फिर हो गया होगा, लेकिन मैं 4.5 महीने रहा था उस सीट पर। हाँ सही है। तो आपने सिलेबस डाउनलोड किया? हाँ जी।
तो पहले आराम से सिलेबस के साथ साथ ये भी चर्चा कर लेंगे कि इसमें तो खंड लगते होंगे, तो खंड में कौन सी अलग-अलग बुक खंडों में पढ़े बाँट और रखा है। कैसे तैयार करें। तैयार तो कर लिया होगा जो सीरियस स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि अगर तैयारी करने वाले हैं और रियल में तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो अब तक मतलब अपनी जो भूमिका है वो सारी तैयार कर रखी है। अब तो बस धार देने की ज़रूरत है कि सिलेक्शन करवाना है और कैसे मतलब अच्छी रैंक के साथ करवाना है। अब तो यही होगा। तो इसमें मतलब कितने खंड क्या लगते हैं सिलेबस? इसमें सिलेबस में टोटल 3 खंड लगते हैं और 3 खंड में सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। इसमें जो पहला खंड है ये है अपना ग्रामर का, ठीक है, व्याकरण। जो व्याकरण आती है उसका है। और व्याकरण है वो उतनी मुश्किल नहीं आती और व्याकरण का पोर्शन भी है वो ज़्यादा आता है। जैसा कि हमने संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसमें देखा है लगभग 70 से 80 के समथिंग क्वेश्चन आए थे इसके, टोटल में से? टोटल 150 में से। मतलब 150 में से 50% प्लस। हाँ, व्याकरण क्या है और पोर्शन साहित्य से छोटा है? साहित्य से छोटा है, क्योंकि व्याकरण आसान है। अगर आप व्याकरण में केवल 9 से 12 की बुक भी पढ़ लेते हो ना, तो भी वो भी सफिशिएंट है। उसके साथ प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं उनको निकाल लो, तो व्याकरण इतने से बहुत अच्छी हो जाती है। ये हमेशा होता है या मतलब आरपीसी कम ज़्यादा करते रहते हैं? कम ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे पिछली भर्तियों में हमने दिया था, उस टाइम व्याकरण का पोर्शन कम था। कितने क्वेश्चन आए थे उस टाइम? आए थे शायद 40 से 45 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो एक मतलब थोड़ा धोखा भी तो हो सकता है ज़्यादा विश्वास करके। हो सकता है, लेकिन वही है कि अगर ज़्यादा आते हैं तो अच्छी बात है। व्याकरण उतनी मुश्किल है नहीं, लेकिन तैयार आसानी से हो जाती है। बाकी का जैसे साहित्य है, साहित्य में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, जिनको हमने नहीं पढ़ा वहाँ से भी आ सकता है। व्याकरण में आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, स्पेशल बुक पढ़ी थी? व्याकरण में मैंने एक तो 9th to 12th पढ़ी थी, जो हमारे स्कूलों में चल रही है अभी, और एक पढ़ी थी अपने मानस पब्लिकेशन सुभाष यादव की। मतलब एक एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12 तक? 9 से 12 की। और एक साथ में मानस पढ़ी थी। हाँ, जो हमारी मतलब व्याकरण की समझ है ना, वो 9th to 12th वाली बुक है, वो मतलब कर देती है, समझ विकसित कर देती है। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस के क्वेश्चन निकालते रहो। व्याकरण में ऐसा होता है कि जब कोई भी टॉपिक होता है, सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ लो। बेसिक से क्या होता है कि फिर आप उसके ऊपर कितना ही काम कर लो, वो टॉपिक है वो इतना शानदार हो जाता है कि फिर आप भुला ही नहीं बोल सकते। आपने जैसे व्याकरण पढ़ने का तरीका क्या था, क्योंकि साहित्य अलग चीज़ है, उसमें भी पूछेंगे। व्याकरण कैसे तैयार किया था, क्योंकि हो सकता है कि आपने कहा 70-80 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 45-50 आते हैं, तो मतलब 40-50 तो पक्का ही माने? पक्का। देखो, मेरा तो यूँ था कि व्याकरण मैंने तैयार की थी रीट 2021 में, जो रद्द हो गया था। ठीक है, फिर व्याकरण के लिए वही था कि 9th से 12th की जो बुक है उसको तो मैंने एकदम आधार में रखा, और फिर बेस उससे तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि फिर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, उसके लिए मैंने सुभाष यादव को ला रखा था। और फिर ये था कि अब पहचाने कि व्याकरण आ रही है कि नहीं आ रही, तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे, जो दिशा 2020 आती है, उसको निकाला। ठीक है, ये 3 बुक ही थी व्याकरण में, और 3 बुक सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और आपने इतना बता दिया, फिर भी एक कमेंट्स आएगा कि सर पुराना एडिशन लाया या नई एडिशन लाया, ये भी साथ में क्लियर कर देते। देखो, आपके पास जो भी है ना वो सफिशिएंट है, मैं तो ये मानता हूँ। पुराना नया से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? अभी तक तो जो भी कह रहे हैं कि ज़्यादा पुराने नए से कुछ फर्क पड़ता नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो, क्योंकि अब कम टाइम रहा तो थोड़ा कम टाइम है, लेकिन इसमें बुक बार बार चेंज करते हैं ना, तो वो फिर मानसिक दबाव भी आता है। फिर ये होता है किसी के पास कोई और बुक देखते हैं तो ये अच्छी है, मेरे से अच्छी है। नहीं, जो अपने पास है वो सफिशिएंट है। एक बुक रखो, लेकिन उसको बार बार पढ़ते रहो, सिलेक्शन वही करवाते हैं। व्याकरण पूरा उस बुक में आ जाता है या अलग से भी? व्याकरण में अलग अलग टॉपिक होता है, जो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं? सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैसे मतलब व्याकरण के लगभग जितने भी टॉपिक है वो सारे 9th to 12th में बेसिक उसका तैयार हो जाएगा। फिर आप मानस की ले लो, या फिर आपको जो भी अच्छी लगती है, आपके पास बुक है, उससे पढ़ो। उससे व्याकरण बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा उस किताब पर कि हाँ, मेरे पास जो है वो उचित है और पर्याप्त है, परिपूर्ण। और ये भी होता है कि हिंदी से तैयारी करें तो व्याकरण तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम एसएसटी से तैयारी करते थे, फिर भी हिंदी व्याकरण आती थी और उसमें 3rd ग्रेड में सिलेक्शन भी ले लिया था। तो मतलब आपकी तो एकदम धारदार होनी चाहिए, इसमें तो कोई कंजूसी या कमी नहीं रहनी चाहिए। पहला खंड पूरा व्याकरण का है? व्याकरण का है। ठीक है, दूसरा खंड? दूसरा खंड है अपने
स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र का, और काव्य शास्त्र में अपने कुछ एक टॉपिक ही लगते हैं जो मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे उसको मुश्किल मान लेते हैं। ठीक है, उसमें काव्य की रीतियाँ, गुण, काव्य दोष हो गए, अलंकार है, छंद है और रस, ये 4-5 टॉपिक ही है। इसके लिए एकदम सफिशिएंट बुक है नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात। एक ही बुक, दूसरे एक ही बुक पढ़ो, अगर आपको अच्छा करना है तो उससे कर जाओगे। और अगर आप सिलेबस को या फिर बुक को बार बार चेंज करते रहते हो तो फिर उसका तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ये बुक है ना नरोत्तम स्वामी की, ये इसी परिप्रेक्ष्य में है, और पूरा आज तक का मतलब फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड में जितने भी टॉपिक लगते हैं और उस बुक में है, उससे बाहर जाता ही नहीं है। और जैसे मान लो अब कम टाइम रहा है तो बुक चेंज, यदि एक बुक नहीं पढ़ रहे तो दूसरी पढ़ रहे, इसी के मतलब पर्याय के रूप में कोई दूसरी बुक तो चेंज करनी चाहिए। देखो, चेंज नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो चेंज करो ही मत किसी के कहने से। अगर आपको उचित लगता है वो बुक पढ़ते रहो, और अगर पहले से आप नरोत्तम स्वामी की पढ़ रहे हो तो चेंज मत करो, आप उसी को बार बार पढ़ते रहो और उस पर विश्वास कर लो कि इससे बाहर जाएगा नहीं। आप प्रीवियस पेपर देख लो, उसके क्वेश्चन देख लो, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उससे बाहर गया हो। और एक ये भी होता है कि आप, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी मान लो 3-3.5 महीने पढ़े हैं और जो बुक पढ़ रहे हो आपने एकदम मतलब एकदम कंठस्थ कर ली है, तो आप वो बुक ला सकते हो दूसरी। ये भी तो होता है थोड़ा, क्योंकि ऐड हो जाएगा, कॉमन तो मिलेगा ही 90% प्लस तो मिलेगा, लेकिन सर उसमें यह है कि आप बुक चेंज मत करो, क्योंकि आप एक विषय की चेंज करोगे तो फिर दूसरी भी करनी पड़ेगी आपको। तो चेंज करने से ज्यादा मतलब नहीं है। यही मैं उम्मीद रखता, यही बोलोगा। दूसरे खंड में थोड़ा डिस्क्राइब कर देते सिलेबस तो। दूसरे में एक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैंने यूजीसी नेट सेकंड पेपर की बुक पढ़ी थी हिंदी की, और वो सफिशिएंट थी, एकदम सफिशिएंट है। वो सेकंड ग्रेड में उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। यूजीसी नेट नाम है बुक का या क्या है? पिछली बार इसमें कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, आपने नाम तो ले लिया। ये बुक है कि कोई लेखक है, या आपने यूजीसी नेट के लिए कोई बुक पढ़ी थी, है क्या ये? यूजीसी नेट मतलब जो हम नेट का एग्जाम देते हैं उसके लिए बुक आती है सेकंड पेपर की हिंदी की, वही बुक सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी। निकालता कौन है? वो शायद अशोक करके नाम है उनका। अच्छा, यही मैं पूछ रहा था। वो कह रहा सर यूजीसी नेट के लिए तो बुक है, लेकिन बुक है कौन सी? आप मतलब बुक डिपो में जाकर ये बोल दो कि अशोक परमार है कि ऐसा कुछ नाम है, कि यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिंदी की मेरे को बुक चाहिए, तो वो आपको वही बुक देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड खंड के लिए? हाँ। अच्छा, तो ये पूरा हो गया खंड? नहीं, इसमें फिर हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। 4 से 5 प्रश्न आते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें, या तो 1-2 ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएगा। तो ये पोर्शन भी मतलब उस बुक में दे रखा है, आगे 5-6 पेज में है, और अच्छे से तैयार हो जाएगा उससे। और इसके लिए क्वेश्चन कैसे तैयार करें? प्रीवियस क्वेश्चन देखे या? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ही देखने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, एक तो हमारी जो समझ है वो विकसित हो जाती है, एक हमारी अप्रोच जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके बराबर चली जाती है कि क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है, और आगे प्रश्न कैसे बना सकता है। अगर ये 3 चीज़ क्लियर हो जाती है तैयारी के दौरान सिलेबस पढ़ते पढ़ते, तो आप मतलब जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट सही पढ़ लोगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से देखे थे? मैंने प्रीवियस के लिए अब बहुत सी बुकें आती है मेरे पास, तो कौन सी थी पता नहीं। मेरे ये सेम ही उत्तर है मेरे पास, मतलब पर्सनली मैसेज भी आता है, कमेंट्स भी आता है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन बुक। मैंने तो बुक पढ़ी नहीं थी। आप आरपीसी से क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की भी दे रखी है। बिल्कुल, ये ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगे, 1 दिन का काम है। 1 दिन का, 1 दिन में आप आराम से निकाल के फोटोकॉपी निकाल के नोट्स बना लेना। उसके बाद जितना टाइम मिले उसके साथ आप क्वेश्चन देखते रहना, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना। तो ये आप वहाँ से कर सकते हो। वैसे मार्केट में बहुत सारे चलते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड देखना। कोई भी एक बुक ले आओ, सब बुक एक जैसी है मार्केट में आने वहाँ से कॉपी तो किया, गलत तो करेंगे नहीं। और वैसे कोई एक आधा क्वेश्चन गलत भी होता है, तो तैयारी कर रहे हो आपको तो पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत है, तो उसको सही कर लो, आप कर लो, प्रोएक्टिवनेस भी रहेगा। और इसमें चौथा पोर्शन आता है हमारा स्नातक स्तर का, जिसमें मतलब गद्य और पद्य का पोर्शन लगता है, रचना ही लगती है। खंड दूसरा ही है? हाँ, दूसरा खंड ही है। तो इसके लिए मैंने पढ़ी थी, पिछली बार भी बताया था कि शंकर चौधरी की बुक आती है, सर्वोत्तम एकेडमी वाले की।
मैंने वो बुक पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन यही है कि आप जो भी बुक आपके पास है उस पर पूर्णतः भरोसा कर लो कि मेरे पास है, इसी में से प्रश्न आएंगे, ये गलत तो है नहीं। आपने इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो अब चेंज करने से मतलब नहीं है। सही है। क्योंकि जो ये अब का टाइम है ना 3 महीने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तैयारी जितनी कर ली उतनी तो हो रखी है, अब इसमें ये देखना है कि मैं खुद को सीमित कैसे करूं और सिलेबस को मैं वापस मतलब इकट्ठा कैसे करूं। आपने खिंडा तो रखा है उसको, मतलब हाँ, समेटना है थोड़ा। उसको समेटना है। अब समेटना आना चाहिए। लास्ट में यही होता है कि अगर सिलेबस को हमने समेट लिया, थोड़े से की पॉइंट बना रखे हैं तो वो जाते जाते देख लिए, तो वही होता है। जैसे उसमें मुझे एक उदाहरण या टेक्निकल में उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं मोबाइल से, उसमें फोल्डर्स होते हैं। मतलब ये मीटर इसमें, ये तो दिमाग में भी यार खांचे बन जाने चाहिए। हाँ। कि ये मीटर हमारे यहाँ पे है, ये वहाँ पे है, और बिल्कुल, पेपर में जाके सारा उधेड़ना है। ये मतलब ऐसे नहीं है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मतलब जो भी कंपटीशन फाइट करते हैं या किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, वास्तव में ऐसा होता है। आप जैसे इतना तैयार कर लो कि ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, आप क्वेश्चन देखते याद आना चाहिए ये क्वेश्चन वहाँ से उठ रहा है, वहाँ से। तो आपको ये मतलब ये कह रहे हैं ना कि उलझा रखा है तो उसको मतलब समेट के एकदम नियमित कर लो। नियमित कर लो। और जैसे अभी हम देखो दूसरा खंड चर्चा कर रहे हैं, और पहले खंड ही देखो आप, सिलेबस छोटा है और क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। तो इम्पोर्टेंस भी आप देखना कि किस खंड को आप कितना टाइम देना है और कौन सा मैं कर सकता हूँ ज़्यादा बेस्ट। बाकी हिंदी पे आप क्या करना चाहोगे? जैसे इसका कहता है कि सिलेबस भी बहुत बड़ा है और मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाती है। सर हिंदी का सिलेबस बड़ा नहीं है। हिंदी का सिलेबस सबसे आसान है और आसानी से हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें यही है कि मुश्किल हम बना देते हैं इसको, और मेरिट इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि ये सरल है। अच्छा। हाँ, और कोई लिए सरल हो सकता है, लोग कहते हैं हार्ड है। नहीं, हार्ड नहीं है। अगर जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी सरल ही है जितना मेरे लिए सरल है। हाँ, एक ये हो सकता है कि जब हम तैयारी करें, लगे हुए नहीं होते हैं, तो हम जो बातें कर रहे हैं वो आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी कि लगने के बाद इनको बातें आ रही होगी, है ना। लेकिन आप में हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही है कि आपने पेपर फाइट नहीं किया है और हम करके यहाँ आ गए। बाकी जब आप भी इस तरफ आ जाओगे तो आप भी ऐसी बातें करोगे, फिर आपको ये सामान्य लगेगी कि हाँ यार सेकंड ग्रेड तो कुछ था ही नहीं। सही है। उसके बाद और इसमें आप ये कर सकते हो, मतलब जो स्नातक स्तर का मैटर है, इसमें जैसे रामचरितमानस का बालकांड दे रखा है जो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको पूर्णतः छोड़ दिया। इसमें यह भी तो होता है कि हम पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। मतलब आपने बालकांड पूरा छोड़ दिया? बालकांड पूरा छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन कितने आते हैं यहाँ से? आएगा तो एक आएगा या नहीं आएगा। और मैटर बहुत बड़ा है। मैटर बड़ा है, मतलब यूं मानो कि पूरा पोर्शन एक तरफ, बालकांड एक तरफ। अच्छा। स्नातक का पद्य में। हाँ। तो मैंने बालकांड को पूरे को ही छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ना और छोड़ना ये जरूरी है। और बाकी जो कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण के, ये आसान है, इनको आराम से कर लोगे आप। और अब खंड तीसरा या खंड 3 है, इसमें शिक्षण विद्या है और कुछ नहीं है, और जो एकदम आसान आती है इसमें। इसको तीसरे खंड को कैसे तैयार किया शिक्षण विद्या, और क्वेश्चन कितने आता है? पिछले हिसाब से देखे कितने आता है क्वेश्चन? देखो पीछे के अनुसार से तो इसमें 18-20 ऐसे आते थे, 150 में से। और शिक्षण विद्या के लिए मैंने ला रखी थी अपने सुमनलता यादव की बुक ला रखी थी, जयपुर में जो कोचिंग करवाते हैं उनकी। अच्छी बुक थी, छोटी बुक थी, सफिशिएंट थी। क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसमें खूब सारे, उसमें जो हमारे सिलेबस में लग रहे हैं ये टॉपिक भी अच्छे से समझा रखे हैं शिक्षण विद्या। और वैसे हम बीएड करके आए हैं तो इनमें मेथड में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ आधारित होते हैं। हाँ, हम बीएड के दौरान पढ़ते भी है इनको और पढ़ाते भी है। जब वो होता है इंटर्नशिप वगैरह में पढ़ाते होती है, वही सारा कुछ है। और बाकी फैक्ट्स होता है वो बुक से आप क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं ये बुक लो, अब ला सकते हो, बट बुक से आपका नॉर्मली बुक से क्लियर हो जाएगा। जो भी बुक आपके पास है उस बुक को चेंज मत करो बस। शिक्षण विद्या के लिए तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम एक उदाहरण बताना चाहूंगा, एसएसटी सेकंड ग्रेड में हम 3-4 जने थे, तो 3-4 जनों के पास सभी अलग अलग मैटर था शिक्षण विद्या, और कभी नहीं सोचा कि मेरे वाला कम है और इसके वाला ज्यादा है। सही है। और सभी के मतलब अच्छे क्वेश्चन सही हुए। तो शिक्षण विद्या के लिए आप मैटर चेंज मत करना, बाकी वाला भी नहीं करना है, लेकिन आप बहुत अच्छे से तैयार है तो आप थोड़ा मैटर देख सकते हो बार वाला। हाँ देख सकते हो, लेकिन जहाँ तक प्रयास करना कि मैटर को चेंज करना ही नहीं है हमें,
जो है उस पर पूर्णतः भरोसे के साथ चलते रहना कि आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं आएगा तो इसी में से नहीं थोड़ा आएगा। भरोसा बस। तो करना ही पड़ेगा। हाँ। और अभी तक तो हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की है, और क्योंकि फाइनली सिलेबस के आधार पे पेपर बनता है और उस पर भी आपको क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। सिलेबस जो प्रीवियस प्रश्न होते हैं उनके आधार पर ही बनता है पूरा पेपर, और आउट ऑफ सिलेबस तो जाता ही नहीं है इसका। आरपीएससी का या शिक्षक भर्ती जो भी है उसका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। तो अधीनस्थ बोर्ड की बात अलग है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं, अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन आरपीएससी में तो 100% सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनता है और सेम है, एकदम सेम। और अभी तक हमने सिलेबस पे चर्चा की, अब 2-4 टॉपिक अलग रहते हैं, जैसे वो कमेंट्स में पूछेंगे और हम भी पढ़ते थे तो हमारा क्वेश्चन रहता था। वो अब मान लो 3 महीने में आगे कैसे पढ़े, थोड़ा मैनेज करें। जैसे आपने किसी ने नोट्स बना रखे हैं, हिंदी के लिए स्पेशल बताओ, क्योंकि हिंदी का मुझे इतना पता नहीं है, तो आप बताओ हिंदी में शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल बनाए जाते हैं हिंदी में शॉर्ट नोट्स। देखो व्याकरण तो ऐसी है जिसमें शॉर्ट नोट्स आप क्या बनाओगे, है ना, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो उसको आप जैसे मतलब कोई टॉपिक है उसके भेद प्रभेद है तो उनको लिखकर एक बार के लिए कर सकते हो, लेकिन बाकी का जो भी मैटर है उसमें अगर मुश्किल लगता है तो उसके छोटे छोटे मतलब नोट्स बना सकते हो छोटे छोटे फॉर्मेट में। कैसे, जैसे थोड़ा उदाहरण देना चाहो तो? जैसे मतलब मेरे को आधुनिक काल मुश्किल लगता था, बाकी के नहीं लगते। तो आधुनिक काल में जैसे मतलब मैंने कोई कवि पढ़ रहा हूँ और उसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, अब मैंने देख लिया कि इसकी ये रचनाएं फेमस है, इनमें से आ सकती है। और आधुनिक काल में ऐसा होता है कि बहुत सारे कवि है और बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो एक दूसरे में चली जाती है, तो उनको थोड़ा सा अलग से लिख लो साइड में, फिर लास्ट टाइम में क्या होता है कि उनको एक बार नज़र मार लो, है ना। तो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें अब तक हमने तैयारी तो देखो जो कर रहा है उसकी हो चुकी है, लेकिन अब क्या है कि हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है 3 महीनों में कि मेरा सिलेक्शन कैसे पक्का हो। और इसमें यह भी होगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, है ना। तो वो उसी के साथ होता है जो रियल में तैयारी करता सही। और अगर तैयारी नहीं करता है उसको पूछ लेना, उसके दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं आता। एक आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने आधुनिक काल के शॉर्ट नोट थोड़े बनाए थे और मैंने इम्पोर्टेंस का ध्यान रखते हुए मेंशन किया। तो इम्पोर्टेंस का कैसे पता चलेगा? इम्पोर्टेंस का तो देखो सर, जो प्रीवियस प्रश्न आते हैं उनसे पता चल जाता है। और एक अगर जिस कवि की कोई कृति को पुरस्कृत की जा चुकी है वो इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, अगर कोई कवि है जैसे मतलब दिनकर है, तो दिनकर तो अपने आप में ही पूरा इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है। तो दिनकर की जो प्रसिद्ध है उनको पढ़ लो, ऐसे तो बहुत सारी है, सारों को तो याद कर नहीं सकते, लेकिन वही है उनको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे ही मतलब सेट करके रख लो ताकि वो अंतिम समय में जब प्रश्न आएगा तो क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका यही उत्तर है। बाकी मैं थोड़ी बात जोड़ना चाहूँगा, बाकी आप खुद से पढ़ोगे ना तो पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, खुद से पता चलने लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है सर, खुद से तो ये भी पता चलने लग जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा पेपर से पहले। बिल्कुल लगने लग जाता है। और यदि आपको नहीं लग रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। मैं तो लगने लग गया था पेपर से पहले। थोड़ा बहुत लगने, ऐसा नहीं होता कंफर्म अब ये कहेंगे कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे हो गया था कि पढ़ते पढ़ते क्योंकि ये विश्वास नहीं होगा तो हमारी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी नहीं होगी, सीधी बात है। और अब टाइमिंग इशू, जैसे अब 3 महीने 3.5 महीने, तो अब कितना क्या टाइम देना चाहिए या पहले की तरह पढ़ना चाहिए? पहले की तरह, मतलब प्रेशर लेने से जो चीजें हैं वही हाथ से चली जाती है, तो प्रेशर मत लो। जितना टाइम पहले से देते आ रहे हो उसी टाइम को कंटिन्यू रखो, उसमें अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो लेकिन उसको कम मत करो। और जो चीजें पढ़ रखी है उनको बार बार पढ़ते रहना है बस। और टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब अंतिम समय में टेस्ट देने चाहिए, या जिसने कोई ऐसे भी अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया? उसके लिए तो देखो कि अगर आपको ज़्यादा लगता है कि टेस्ट सीरीज नहीं मेरे को टेस्ट देने चाहिए तो एक आध टेस्ट आप दे लो, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा ही टेस्ट सीरीज के पीछे भागे, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनको याद कर रहे हैं या वो शेड्यूल लगा रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, नहीं। वो अपने अनुसार चलो आप कि ये सिलेबस है, मेरे को इसके अनुसार तैयारी करनी है। सिलेक्शन आपको खुद को करवाना है, कोचिंग वाला सिलेक्शन थोड़ी करवा के देता है, वो तो आपकी रणनीति होती है, उसके अनुसार सिलेक्शन आपका होता है ना। तो टेस्ट सीरीज देखो मायने रखती है, लेकिन वही है कि वो खुद का मूल्यांकन के लिए होती है कि मैं कहाँ कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, कहाँ मेरा ठीक ठाक है। तो जहाँ कमज़ोर पढ़ रहे हो उस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छा कर लो, इसलिए होती है टेस्ट सीरीज। कईयों का मतलब सवाल रहता है कि क्या मेरी मतलब नॉर्मल पढ़ रखा है पहले,
अब क्या 3 महीने में अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे जो हमारा ग्रुप होता है ना पढ़ने का, वो ग्रुप हमारे सबसे बड़ा सहयोगी होता है सिलेक्शन में, है ना। तो हमारे ग्रुप में मेरा एक दोस्त था, उसका ये अपना पात्रता है ना, रीट पात्रता, वो क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है। उसके सही थी 80 नंबर थे या 79 नंबर थे, क्लियर नहीं हुई। और वो उस समय मेरे पास ही था सूरतगढ़ में। तो फिर नहीं हुई तो वो बीकानेर आ गया, और इतना मतलब दबाव में, प्रेशर में रहने लगा कि यार करूं तो क्या करूं। कॉल करता कि तू बता क्या करूं। क्योंकि तो मैंने ये रहता है कि मतलब रीड भी क्लियर नहीं होता, अब करूंगा क्या। हाँ, मतलब ये हो जाता कि सबसे छोटा पेपर ये है टीचर लाइन में, तो यही नहीं हुआ तो मैं क्या, ये डिमोटिव हो गया। उसके बाद तो फिर उसको मैंने बोला कि तू 2nd ग्रेड की तैयारी कर। हाँ। तो वो बुक वगैरह लाया और 15-20 दिन पढ़ने के लिए मतलब बैठा, ऐसे ही लेके आया। हाँ। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि यार मेरे से तो पार नहीं पड़ेगी, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको। मैंने कहा छोड़ तो मत, तू कुछ कुछ पढ़ता रहे। और तब शायद हमारे वो रिजल्ट आया था पात्रता वाला, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आया था, नंबर बढ़ गए। तो उसके क्या है कि 84 पूरे पास हो गया वो, है ना। और उसके बाद में उसने 3rd ग्रेड की बैठ कर तैयारी की, और 3rd ग्रेड लग भी गया, आज पोस्टेड है वो। देख लो कितनी अच्छी बात है। हाँ। मतलब आपने उसको शिक्षा में जोड़े रखा, सर्किल का ये कारण हो। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिसका रीट पात्रता क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार मैंने भी सुना आसपास रीट क्लियर नहीं हुआ है बहुतों का। हाँ, इस बार हुआ है तो भी वो नॉर्मलाइजेशन कारण ही पास हुआ है ज्यादातर का। तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण भी है ये, है ना। अब जैसे मान लो 2nd ग्रेड का था, 2nd पेपर का था, आपने अच्छे से बता दिया, सिलेबस डिस्क्राइब करके, साथ में बुक्स भी बता दिए, और ज़्यादा बुक्स ना बताते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी क्या होता है लगने के बाद वो 15 तो बुक 10 से 15 बुक तो बताता ही है, और आपने मतलब पूरे सिलेबस में आपने 3-4 ही बुक बताई, और इतना तो पढ़ना ही होगा। इससे कम तो क्या ही करोगे, क्योंकि आप एक क्या वरिष्ठ अध्यापक बन रहे हो, सीनियर टीचर बन रहे हो, आगे बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना भी है, कुछ आना भी चाहिए। तो इसके साथ फर्स्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे पहले फर्स्ट पेपर अच्छे से बता रखा है। तो उसको हिंदी के लिए फर्स्ट पेपर कितना महत्वपूर्ण है, उनके लिए आप थोड़ा बताना चाहो तो। देखो, फर्स्ट पेपर उतना ही जरूरी है जितना 2nd पेपर जरूरी है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के विद्यार्थी है तो सब्जेक्ट तो अच्छे से आना ही चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर में वही है कि 40% नहीं लाए तो हम बाहर हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट ही मेरे पास उदाहरण है संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो अभी हुआ है 24-25 में। उसमें एक मेरे परिचित है, उनके 135 नंबर थे 2nd पेपर में, सब्जेक्ट में 150 में से 135 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में 42 सही थे, लेकिन नेगेटिव उसमें से काट नहीं रखे थे, मतलब पहले में फेल। हाँ, तो पहला पेपर पूरा चला गया उसका, पास ही नहीं हुआ, और 2nd पेपर में बहुत अच्छा कर रखा था। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट पेपर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना 2nd पेपर को दे रहे हो। जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको पास करवाने में और आपको मेरिट में लाने के लिए फर्स्ट पेपर का अहम योगदान होता है। सही, सब्जेक्ट तो सबके बराबर होता है। 2nd ग्रेड की तैयारी करता है तो सब्जेक्ट तो अच्छा कर ही लेगा, कैसे भी करके वो सब्जेक्ट अच्छा कर लेगा। अगर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो वो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड बन ही नहीं सकता, पहली बात तो, क्योंकि सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट ही पढ़ाना है फिर आगे। लेकिन वही है कि अगर सब्जेक्ट तैयार है आपका अच्छे से और आप फर्स्ट पेपर को यूं ही ले रहे हो हवा में, तो फिर वो छोड़ देना, क्योंकि वो अहम योगदान आरपीसी देता है। पेपर भी अच्छे से बना रही है। हाँ। और फर्स्ट पेपर को थोड़ा तैयार करना हो तो कैसे, हिंदी वालों को, क्योंकि हिंदी वालों को ज़्यादातर, हिंदी और साइंस वालों के लिए ज़्यादातर फर्स्ट पेपर थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट, और एसएसटी वालों के लिए तो क्या है कि थोड़ा सेम का ही मामला रहता है। हाँ, तो वो तो अच्छे से हो जाता है, कोई फेल नहीं होता है पहले पेपर में। और हिंदी वाले में बहुत सारे उदाहरण है जो पहले पेपर में फेल हो जाते हैं, दूसरे पेपर में अच्छा कर लेते हैं। पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में बहुत से उदाहरण थे हमारे सामने। पेपर पास था लेकिन फर्स्ट पेपर में रह गए थे। तो फर्स्ट पेपर में यूं है कि देखो, मेरे तो दिक्कत नहीं आई थी। कितने सही हुए क्वेश्चन? मेरे जो पहले रद्द हुआ था उसमें थे 79 क्वेश्चन थे। वैसे तो 82 थे, लेकिन मैं 79 ही मानता हूँ, उसमें 2-3 में थोड़ी शंका थी। और जो रद्द होकर वापस हुआ था उसमें 66 नंबर थे। अच्छे थे वो भी। हाँ, क्योंकि वो पेपर थोड़ा हार्ड दे दिया, फिर
रद्द करवा कर दोबारा करवाना, उसके लिए टाइम कम मिलना, तो वो सारे फैक्टर भी काम करते हैं। तैयारी से हम कट गए थे थोड़े से। तो उसमें ये है कि अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो देखो राजस्थान जीके जिसके लगभग, अगर आप राजस्थान जीके को भी अच्छे से कर लेते हो तो वो भी पास करवा देता है, 40 क्वेश्चन के करीब करीब आते हैं। तो वो एकदम इजी आता है सर। उसमें मतलब ये नहीं है कि आपको ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, नहीं, आपके पास जो है उसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, लेकिन उसके साथ ये है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है हमारे, और उसमें भी स्पेशल 9वीं और 10वीं की बुक पढ़ लो राजस्थान के लिए, और फिर दिशा 2020 सफिशिएंट है। और एक ये भी होता है कि जो बीएड कर रखी है तो उसने पहले कोई ना कोई कंपटीशन पेपर तो दे रखा होगा। हाँ, और उसमें ये फर्स्ट पेपर वाला पेपर पूरा लगता है, करंट था तैयार करना होता है, राजस्थान जी के लगता है, इंडिया जी के भी लगता है, और बाकी भी साथ में आ ही जाते हैं। और फिर इसमें साइकोलॉजी है जिसके 20 प्रश्न आते हैं। हाँ। और साइकोलॉजी तो आसान है हमारे लिए तो, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी पढ़ रखी थी, फिर थर्ड ग्रेड में पढ़ ली, सेकंड ग्रेड में मैंने वंदना जादौन से पढ़ी थी। तो उसमें यह है कि अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूं देखो ना कि आपका पूरा जीवन ही तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान पर है। आप जन्म से लेकर अब तक जितने भी मतलब पड़ाव पार करते आए हो वो सारा क्या है, मनोविज्ञान है। सही। जब पढ़ते हो तो आप एक बच्चे की तरह बच्चे को देखो, खुद को केंद्र में रख के पढ़ लो, हाँ, तैयार होगा, तो साइकोलॉजी अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसमें फिर पॉलिटी वाला पोर्शन है, वो आरपीएससी का फेवरेट है और बहुत अच्छे से पूछता है, जितना हो सकता है उसको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी कम टाइम है तो ज्यादा स्कोप है, वहां से कर लो, थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो, जैसे सर ने सेकंड पेपर में बालकांड छोड़ रखा था। ये सभी जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ और समय को अच्छे से यूटिलाइज करो, सोशल मीडिया का कम यूज करो, और तो क्या कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में मैंने स्किप किया था अपना जो ये आर्थिक समीक्षा वाला जो पोर्शन लगता है ना फर्स्ट पेपर में, इकोनॉमिक्स वाला, उसको मैंने एक स्किप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसमें आंकड़े ज्यादा और उलझा के रखते थे, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट मेरे को आंकड़े लगे उनको मैंने एक पेज में लिख लिया। आएगा तो इसमें से बाकी मुझे पढ़ना ही नहीं। और सर यूं बताऊं कि उसमें से 3-4 प्रश्न आए थे, वो सारे के सारे मेरे उस पेज में से आ गए। क्योंकि उसमें ये है कि एक तो मेन आंकड़ा होता है उसको लिख लो, फिर कम ज्यादा उसको लिख लो, और प्रश्न लगभग उनमें से बन जाता है। तो इस प्रकार, और वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी है, वो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। उसको अगर आप पिछले पेपर देखो तो एकदम ऊपरा ऊपरी प्रश्न पूछते हैं, यानी कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो भी आप उसको कर जाओगे आराम से। तो फर्स्ट पेपर मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी टारगेट होना चाहिए कि 70-80 प्रश्न कम से कम मैं कर जाऊं। तो दोस्तों, अंतिम 3 महीने हैं, अच्छे से मीटर खींच दो और जितना हो सके टाइम दो, और सामाजिकता को थोड़ा अवॉइड करके। और सर यहाँ पधारे घर पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इतनी मेहनत करके वीडियो लेके आ रहे हैं, मैं कभी सब्सक्राइब लाइक का बोल नहीं रहा हूँ, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है हाँ, ये बात तो है। देखो भाई मुक्सा आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इनका एक ही है कि अगर हम लग गए तो हमारे जैसे भाई है, उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए। तो इसका इन्होंने एक मतलब जरिया निकाला कि हाँ, मैं यूट्यूब चैनल के जरिए इनको मार्गदर्शन दे सकता हूँ। और इनके ध्यान में जितने भी मतलब इनके क्षेत्र में या फिर इनके संगी साथी लगे हुए हैं, उनको ये लेकर आते हैं कि आप इंटरव्यू दो और इनको मार्गदर्शन। आपको पता ही है वर्तमान में क्या परिदृश्य, समाज में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन भी ठीक ठाक है। हाँ, इसमें यही है कि अंतिम 3 महीनों में आप, इन्होंने बता ही दिया कि सामाजिक दूरी बना लो थोड़ी सी, है ना, 3 महीनों के लिए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं। सही। और मोबाइल है उसका यूज बिल्कुल कम कर दो, जितना यूज में ले सकते हो कम से कम, और फिर जितना हो सके उतना टाइम किसको दो, पढ़ाई को दो, ताकि आपका भी सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। और जो ये अपने मुक्सा चैनल है इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करो, ताकि वो भी वंचित ना रहे इस चीज़ से कि मार्गदर्शन कहाँ से ले। सबसे बड़ी समस्या होती है कि मार्गदर्शन की। सही। हमारे समय भी थी और हो सकता है आपके भी हो, लेकिन ये समस्या का समाधान भाई मुक्सा ने कर दिया है आपके लिए। तो आप प्लीज इनको थोड़ा सा सपोर्ट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।